रिकॉर्ड कर ली। कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि बिहार पीसीएस की जो पीटी है वो 150 अंकों की है और मेंस 900 अंकों का है। एक बार विस्तार से वर्णन कर देते हैं फिर, ताकि आपके संज्ञान में रहेगा। मैंने आपको बता दिया था 150 मार्क्स की पीटी होगी, 900 नंबर का मेंस होगा और 120 मार्क्स का इंटरव्यू रखा जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि इस बार 17th बीपीएससी कई कारणों से चर्चा में रहा है, और मैं समझता हूं कि सकारात्मक कारणों से चर्चा में नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक कारणों से चर्चा में रहा। देखा जा रहा है कि जो सेट एफ था, सेट एफ में जो प्रश्न के क्यूआर कोड होते हैं, क्यूआर कोड हर एक प्रश्न के जो उत्तर हो सकते हैं, उत्तर वाले ऑप्शन के बगल में पाया गया। इसे आप जो समझें, साजिश समझें या एक संयोग समझें, लेकिन बड़ा ही सीरियस मुद्दा है जिस पर अभ्यर्थी काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और उग्रतापूर्ण पूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। खैर, विभागीय मसला है। देश की स्थिति ऐसी हो चली है कि हर 3 में से 2 परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने चला आता है। आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं वहाँ नहीं हूँ, आयोग देख लेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो स्थिति बनी है, जो आंदोलन की स्थिति बनी है और जिस तरह के कदावर लोग इसमें कूद पड़े हैं, निश्चित तौर पर न्याय होने की उम्मीद है। मैं चर्चा की कड़ी में आपको बता रहा था 150 नंबर की जो पीटी है, इसे मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे सेंसिटिव मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि पीटी में यदि कोई अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो उनके पास यदि मेंस लिखने की पूरी पूरी क्षमता भी है, उसके पश्चात भी वह मेंस लिखने के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, वह मंच उन्हें नहीं मिलता है। तो पीटी को मैं काफ़ी तवज्जो देता हूं, और मैं आपसे कहता भी हूं कि पीटी के दौरान मैं इस तरह से कुछ तैयारी करवा लेता हूं ताकि जब आप मेंस लिखते हैं या मेंस की तैयारी करते हैं, आप निश्चित तौर पर उन तथ्यों के साथ मेंस लिखने की स्थिति में होते हैं। 1 से 1.5 माह की तैयारी के बाद आप संभवतः मेंस को लिख पाते हैं। और इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। मैंने पिछली कक्षा में भी एक बार चर्चा की कि आज के दौर में जैसे कॉरपोरेट कल्चर कार्य करता है, कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी उसी तरह के कल्चर की उम्मीद की जाती है। यानी 2 शब्द की मैं चर्चा करूंगा। एक शब्द है जिम्मेदारी। आप सभी लोग तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और एक शब्द है उत्तरदायित्व। जिसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। आर और ए से मैंने अधिसूचित कर दिया है। तो इंटरव्यू के संदर्भ में 1-2 बातें हो जाए, फिर कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप में से कितने अभ्यर्थी जानते हैं कि जिम्मेदारी क्या है और उत्तरदायित्व क्या है? ये कितने लोग जानते हैं? हैंड्स रेज करें करें और जवाब दें। बिल्कुल, निरंजन जी जवाब दीजिए। जीवन से जुड़ा हुआ कोई एक एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण जिम्मेदारी का हो और दूसरा जो उदाहरण हो वो उत्तरदायित्व का हो। ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो उत्तरदायित्व है। आप सरकारी सेवा में हैं और जिस पद पर हैं, उस पद पर जो कार्य करना पड़ता है उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उत्तरदायित्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा। बीपीएससी को अब ऐसे एस्पिरेंट्स चाहिए, ऐसे अभ्यर्थी चाहिए, ऐसे ऑफिसर चाहिए जो उत्तरदायित्व की बोध भावना से
परिपूर्ण हो, क्योंकि आने वाला समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय है और उस चुनौतीपूर्ण समय में ऐसे अधिकारियों की नितांत आवश्यकता है जो टेक्नोक्रेट हों। ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। यदि मैं ही बीपीएससी के इंटरव्यू पैनल में होता और 10 में से किसी एक अभ्यर्थी का चयन करना होता, तो निश्चित तौर पर मैं देखता कि क्या वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नो फ्रेंडली है, टेक्नोक्रेट है, क्या चीज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकता है, विषय वस्तु के साथ न्याय कर सकता है कि नहीं, और पद के प्रति उत्तरदायित्वता की भावना है या नहीं। निश्चित तौर पर यदि ये सब गुण होंगे तो साक्षात्कार में चयन की संभावना बढ़ती चली जाएगी। मैं कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक बार संक्षेप में चर्चा कर देना चाहूँगा कि जब हमने सिलेबस लेखन किया था तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था। मैं यहाँ नीचे इंगित कर देता हूँ, HSBC, अब सबको याद होगा। पीटी के दृष्टिकोण से इतिहास, बिहार, करंट और साइंस, इसे आप 4 पैर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इन चारों का जो कुल अंक है वह लगभग लगभग 120 से 25 नंबर के बराबर है। और इस कड़ी में जब मैंने सिलेबस लेखन की शुरुआत की तो मैंने आपको बता दिया इतिहास में पाषाण काल, हड़प्पा की सभ्यता, उसके पश्चात वैदिक काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्ष काल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। मैंने आपको आगे बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी है, संवाद है। इस कथन को देने वाले व्यक्ति EH कार हैं। इनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि हजारों साल से पहले से लेकर और 647 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे प्राचीन भारत के रूप में जानते हैं। इसी कड़ी में 647 से 1757 तक का जो काल है उसे मध्यकाल में गिनेंगे, और 1757 से वर्तमान तक जो चलता आ रहा है 1947 के बाद तक भी मानिए वह आधुनिक इतिहास का हिस्सा है। हमने विस्तार में चर्चा कर ली थी। एक बार कोई एक व्यक्ति वॉइस क्वालिटी के बारे में बता देंगे कि मेरी आवाज़ आप तक कितनी स्पष्टता के साथ पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद। यानी टेक्निकल टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सही प्रोडक्ट भेजा है। चलिए मैं आगे चलूँगा। मेरे सामने एक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पास कर दिया है तो निश्चित रूप से सराहनीय ही होगा। तो हम चर्चा कर चुके थे और अब संक्षेप में ही क्लास होगी। जिन अभ्यर्थियों का छूट जाएगा तो उन्हें रिकॉर्डेड क्लासेस दे देंगे आगे चलकर। पाषाण काल की मैं बात कर रहा था। पाषाण काल को हमने 3 खंड में बांट कर देखा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप सबको याद होगा। राजेश जी बता देंगे कि पलवरम क्यों प्रसिद्ध था। पलवरम किसने खोज की थी? वेरी वेरी, बहुत बहुत राजेश जी ने सही जवाब दे दिया है। मैं आगे चलूंगा। इसी कड़ी में मैंने बताया था कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा डैश हैं, कौन है? जल्दी। रोसफोर्ड, ये सही उत्तर है। आपने तैयारी की है। मैंने काफी सारी बातें आपको बताई थी, हेरोडोटस के बारे में बताई। तो ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। इस तरह से हड़प्पा इत्यादि की सभ्यता को देखते हुए हम वैदिक युग में थे, और वैदिक युग के विषय में हम वैदिक सभ्यताओं में थे। कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वह मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता है। इस पर हमने कल चर्चा कर ली थी। और इस कड़ी में मैंने आपको ये भी बताया कि वैदिक सभ्यता में हम 3 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं।
तीन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बिंदु है उत्पत्ति। सबसे पहला बिंदु है उत्पत्ति, के बाद है तुलना, कंपैरिजन, और का बिंदु है लिटरेचर, साहित्य। हमने इसकी चर्चा कर ली थी। ये कक्षा वैसे हो चुकी है, एक बार पूछताछ के माध्यम से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कोई एक अभ्यर्थी बता देंगे कि आर्यों का अर्थ क्या होता है। मैंने पढ़ाया था, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वेरी गुड, जितने लोगों ने जवाब दिया सबका जवाब सही। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऐसा कहा जाता है कि मैक्स मुलर का जो कथन है वो सर्वमान्य कथन है, और उस कथन के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एशिया से आए थे। और आर्य जो अपने साथ लाए थे उसमें घोड़ा चालित रथ, धनुष और कवच, यह तीन ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसने आर्य को द्रविड़ों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सुलभता और सहजता दिलाई। और यही कारण रहा कि आर्यों ने द्रविड़ों को परास्त कर दिया। और उसके बाद आर्यों ने जिस सभ्यता की स्थापना की उसे वैदिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। मैंने कल आपको बताया था, आधुनिक संदर्भ में आर्यों का अर्थ है कि जो व्यक्ति इंडो यूरोपियन भाषा का ज्ञान रखता हो उसे आर्य कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ तिलक और सरस्वती के कथन को नहीं भूलेंगे कि तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन सी थ्योरी दी थी? कौन सी थ्योरी दी थी तिलक ने? आर्कटिक। वेरी गुड। तिलक ने आर्कटिक होम थ्योरी का प्रतिपादन किया। और दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? आर्य तिब्बत से आए थे। इन बातों की चर्चा हमने कर ली। हमने आपको यह भी बताया आर्य एक विशेष प्रकार के दुर्ग में रहते थे। इस दुर्ग को क्या कहते थे? कहते थे जैसे अंतःपुर, कई शब्द हैं उससे बने हुए, ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी दुर्ग की चर्चा मिलती है, नगर दुर्गों की चर्चा मिलती है। हम आगे चलेंगे। मैंने इस कड़ी में चर्चा की कि पंजाब और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां आर्य आकर बस गए, और आज उन्हें सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात मैंने आपसे चर्चा की कि आर्यों के काल को, वैदिक काल को, हम दो भागों में बांटकर देखते हैं, जो आप सबको याद होगा। उसमें रिवीजन के तौर पर एक बार मैं पुनः बता दूं। वैदिक एरा को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल था, जो कितना से कितना तक था? 1500 से 1000 ईसा। और दूसरे काल का क्या नाम है? उत्तर वैदिक का, 1000 से 600 ईसा पूर्व। संक्षेप में इसकी हम चर्चा कर लेंगे। क्या बोर्ड पर यह प्रदर्शित हो रहा है, आप तक जब पहुंच पा रहा है, दिखाई पड़ रहा है? मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, लोहा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी धातु है लोहा, जो इतिहास को बदलने की क्षमता रखता था। इस काल में लोहा का खोज ना होने से जीवन कहीं न कहीं पशुपालन पर आधारित था। और जब जीवन पशुपालन पर आधारित था तो गाय ही मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। इसका ध्यान रखेंगे। और इसीलिए ऋग्वैदिक काल में जितनी भी चीजें हैं उनका नामकरण गाय के नाम पर ही हुआ है। कई व्यंजक शब्द हैं, जैसे गोधुली बेला समय की माप है, गविष्टि युद्ध का पर्याय है। आप देखेंगे गोपुरम, दुहित्री
इन शब्दों की चर्चा हमने की थी। अच्छा, एक बार पूछ लेता हूँ, विनीत कुमार जी, आप बताइए गव्युति शब्द का अर्थ क्या है? गव्युति शब्द का अर्थ दूरी की माप है। वेरी गुड। और अतिथि के लिए राजेश जी किस शब्द का प्रयोग करते थे? अतिथि के लिए गोहना शब्द का प्रयोग करते। और ज्योति जी, आप बताइए कि गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा शब्द है? अघन्या का अर्थ क्या होता है? इसका वध नहीं कर। वेरी गुड। तो हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक काल की सभ्यता पूर्ण रूप से अलौह सभ्यता है, बिना लोहे की सभ्यता है। और जब बिना लोहे की सभ्यता है तो निश्चित तौर पर गाय ही संपत्ति का मूल साधन है। हम आगे चलेंगे। मैंने इस कड़ी में आपको बताया कि 900 ईसा पूर्व कहाँ पर, अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में लोहे की खोज हुई। और आप देख सकते हैं कि 900 ईसा पूर्व यहाँ आकर पड़ेगा, उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में आकर पड़ेगा। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ ही अर्थव्यवस्था पूर्णतः बदल गई थी। अब जो अर्थव्यवस्था है उसमें हल चलने लगा है, और खेती के होने मात्र से टैक्स का इंतजाम हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से परिवर्तन शुरू हो गया, टैक्स का इंतजाम हो गया। और राजा को पता है कि अब कर लिया जा सकता है। और जब कर व्यवस्था की शुरुआत हुई, यहीं से नगरीकरण की शुरुआत फिर से तेजी से उभरने लगी। और जो राजतंत्र है, एक मजबूत राजतंत्र की स्थापना हुई। क्योंकि राजा कब बनेगा? राजा तभी बन पाएगा जब आर्थिक सोर्सेज होंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा इतिहास के किसी पन्नों में कि किसी राजा ने हल चलाकर खेती की हो। ये कभी नहीं देखा होगा। कहीं न कहीं वित्तीय राजस्व के स्रोत होते हैं जो शासन तक पहुंचते हैं, और उन्हीं स्रोतों के माध्यम से राज्य शासन का संचालन कर पाता है। तो आपने जान लिया कि लोहे का आविष्कार क्यों महत्वपूर्ण। हमने इसके बाद आपको बताया था कि युद्ध भी पहले गाय के लिए ही होते थे। मैं ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर रहा हूँ। गाय के लिए युद्ध होने का एकमात्र कारण था कि संपत्ति के रूप में पराजित राजा के गाय को हथिया लेना, जब्त कर लेना, और अपने साम्राज्य के गायों में मिला लेना। क्योंकि जमीन का महत्व उतना नहीं रहा होगा, ऐसा कहा जाता। अब हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्य की कड़ी में मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य के 4 खंड हैं, जिसमें 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। ये आप सभी को याद हो गया होगा और पहले से भी याद है। पंकज जी, आप बता देंगे कि 4 वेदों के नाम क्या क्या हैं? अथर्ववेद। अब आपसे एक अगला क्वेश्चन भी है कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है। और मैंने एक लाइन लिखवा दिया था कि रामायण और महाभारत दोनों वैदिक साहित्य का अंग है, ये कभी नहीं भूलेंगे। तो नोट में आप इसे ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके पश्चात मैंने वेद त्रयी की बात की। मैंने कहा कि अथर्व वेद को मुख्य वेदों की कड़ी में नहीं रखा जाता है, त्रिवेद में नहीं रखते हैं। तो त्रिवेद में आ जाएंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आपने ऋग्वेद की भी चर्चा की, सामवेद की भी चर्चा की, और यजुर्वेद की भी चर्चा की। और अंत में आपने अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद की भी चर्चा की। कभी हम दोबारा इसको रिवीजन करके देखेंगे। आज हम अगले बिंदु की तरफ चलेंगे। एक मोटा मोटी रिवीजन हो चुका है। एक बार देख लीजिए कि आपने शायद कल कहाँ तक लिखा था, इस मंडल तक लिखा था। मुझे लगता है कि इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि हम लिख चुके थे। राजेश जी, एक बार देखिए, अथर्ववेद लिख लिया है आपने? आज ब्राह्मण से होना है। हेडिंग बनाकर लिखिए ब्राह्मण। ब्राह्मण।
हमारा आज का टॉपिक है ब्राह्मण। यहां से समझते हैं। कहते हैं कि हाँ, मध्य में लिखा जाए। ठीक है, वैसे इसकी सेटिंग करवा देते हैं एकदम बीच में। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पर हूं उसका नाम है ब्राह्मण। आपने कल पढ़ा कि वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि संस्कृत को समझने वाले और जानने वाले कम होते गए, या यदि जानने वाले थे भी तो क्लिष्ट संस्कृत को जानने में सक्षम लोगों की संख्या कम होती गई। यदि आज के सामाजिक उदाहरण के तौर पर इसे हम देखें, आप पाएंगे कि अंग्रेजी के जानकार कम हैं, जबकि अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा भी नहीं। लेकिन विभिन्न कारणों से जो सरकारी दस्तावेज हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दस्तावेज हैं, निश्चित तौर पर अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित होते हैं। वैसे बिहार को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार ने आज भी हिंदी भाषा को जीवित रखा है, और हिंदी पट्टी के राज्यों में उत्तर प्रदेश ने भी हिंदी भाषा को सजीवंत बनाकर रखा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में आप कुछ दे दें, जाहिर सी बातें समझने में दिक्कत का सामना आज भी करना पड़ता है। यह भारत की, संपूर्ण भारत की समस्या है, कुछ प्रांतों को छोड़कर। और शॉर्ट इंग्लिश बोलने वाले और रेगुलर इंग्लिश बोलने वाले लोग 1 से 1.5% के आसपास हैं। यह इस साल का आंकड़ा। तो हम वापस आते हैं, आप उसी से तुलना करके ब्राह्मण ग्रंथ को देख सकते हैं। जैसे वेद अंग्रेजी में है, मान लेते हैं, है नहीं अंग्रेजी में, वेद अंग्रेजी में है, तो ब्राह्मण ग्रंथ मैथिली भाषा में, ध्यान रखिएगा इसका, यह हिंदी भाषा में टीका है। तो पहला पॉइंट लिखिए ब्राह्मण में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। एक दो लोगों के माइक ऑन है। विनीत कुमार जी, आप देख लीजिए एक बार, माइक ऑन है क्या? वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। ब्राह्मण की रचना की गई। स्पष्ट हुआ? एक लाइन और ऐड कर दीजिए। देखिए, यह यह वेदों की, यह वेदों की कुंजिका है। यह वेदों की कुंजिका है। यह वेदों की कुंजिका है। कुंजिका मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए, कुंजिका का अर्थ क्या होता है, कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने भी कुंजिका पढ़ा होगा जब आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कक्षा को पास किया होगा। आप देखेंगे खास करके बिहार में तो कुंजिका बहुत चलती है, चंद्रिका के नाम से प्रचलित थी। याद कर पा रहे हैं? चंद्रिका। तो कुंजिका का अर्थ होता है चाबी, कुंजी से बना है कुंजिका। तो वेदों की जो कुंजिका है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। बस इतना याद रख लीजिए कि वेदों को सहज भाषा में, संक्षेप में, आम जन तक पहुंचाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि समाज में सब तरह के लोग मिलते हैं, और अधिकारी बनेंगे तो सबके साथ डील करना पड़ता है। और मैं तो कहता भी हूँ कि आज का जो बीपीएससी है वो ऐसे अधिकारियों को चुनने की इच्छा रखता है, चयन करने की इच्छा रखता है, जो समाज के
हाशिए वर्ग पर बैठे व्यक्ति के साथ न्याय कर सके। नीतीश कुमार जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट यही है, लेकिन कतिपय कारणों से परीक्षा में कदाचार हो जाता है। और कदाचार क्यों होता है? कदाचार इसीलिए होता है कि नॉन अकाउंटेबिलिटी वाले ऑफिसर, नॉन अकाउंटेबिलिटी स्वभाव के ऑफिसर जो उत्तरदायित्व का निर्वहन करना नहीं जानते हैं, वह इस किसी न किसी रूप में तंत्र में चले आए हैं कि ऐसा हो। तो मैं इस मुद्दे पर था कि समाज का जो आम वर्ग है, जिसको आम जन कहते हैं, आप कभी उससे मिलकर देखिए। आप मिलते भी हैं, कैसे होते हैं? एक कथा सुना देता हूँ। आम जन क्या है और ब्राह्मण ग्रंथ की क्या भूमिका है? यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो आपको इसी रूप में दिखेगा। एक गांव में एक ज्योतिषी थे, महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय का अर्थ होता है अभट्ट विद्वान, धुरंधर। एक बार उन्होंने देखा, आज सुबह, आज सुबह मतलब किसी एक दिन की सुबह, आज सुबह जो इस गांव के नदी को पार करेगा वह सशरीर पत्थर का हो जाएगा। भयभीत थे, उन्हें जाना था, कहीं यज्ञ करवाने के लिए जाना था। वह 4 बजे नदी के तीर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो, मेरी ज्योतिषीय गणना गलत हो। उन्होंने क्या किया, अपने बाएं पैर का अंगूठा जल में डालकर देखा, पत्थर का हो गया। तुरंत पांव पीछे खींच लिया। उन्हें लगा कि आज भी मैं आर्यभट्ट से कम नहीं हूं, मेरी गणना उतनी ही समर्थ है जितनी जवानी में हुआ करती थी। हड़बड़ाया हुआ एक किसान, ध्यान देंगे, एक किसान हड़बड़ाया हुआ हल बैल लेकर जा रहा था, और गांव के बीचों बीच वो नदी है। उस नदी को तो पार करना ही है। नदी के उस छोर पर उसका खेत है। ज्योतिषी जी ने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आप जानते हैं कि आम जन कैसा होता है? ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ। एक अनपढ़ व्यक्ति का आत्मविश्वास पढ़े लिखे व्यक्ति से कई हजार गुना अधिक होता है। बोला कि पंडित जी, आपके तरह थोड़ी है कि एक यज्ञ करवाने से जीवन चल जाएगा। यदि समय पर ना पहुंचे तो सूर्योदय हो जाएगा, और सूर्य के उगने के साथ ही आप भी जानते हैं कि कितना हल जोत पाएंगे। हमें तो निकलना है। बहुत मना किया लेकिन वो ना माना, और नदी को आर पार करके चला गया। पत्थर का ना हुआ। जी को लगा कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया है। उन्होंने दूसरे पांव को जल में डालकर देखा, पत्थर का हो गया। वापस चल पड़े, और उन्होंने लाइन लिखा है इसके बाद कि जितना अधिक ज्ञान, उतना अधिक उत्तरदायित्व, उतनी अधिक जिम्मेदारी, उतनी अधिक चिंता। जितना अज्ञान उतनी अजिम्मेदारी। तो ध्यान देंगे कि समाज में जो आम व्यक्ति हैं, उन्हें आप कभी कुछ समझा कर देख लीजिए, वो सीधा सीधा कहेंगे कि देखिए इतना घुमा फिरा कर हम नहीं समझते हैं, एक शब्द में हमें बता दीजिए ये है। जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का भी एक रास्ता बताया, कहा कि कोई बात नहीं, आप केवल राम राम जप लीजिए, केवल राम राम कहने से आपको कोटि कोटि फल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका। जितनी भी साधना है, मंत्रोच्चार है, वेद इत्यादि ग्रंथ हैं, विद्वानों के लिए बने हैं। अब आम व्यक्ति की क्षमता नहीं कि उसे पढ़कर समझ सके, असंभव है। इसीलिए ब्राह्मण जैसे ग्रंथ बने बाद में, कि जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए यह उपयुक्त रहेगा। और जो कुछ नहीं जानते हैं, उस किसान की भांति हैं जो प्रकृति के नियम को भी नहीं मानते हैं, उनके लिए राम राम और कृष्ण कृष्ण रहेगा। 2 शब्द वो याद कर लेंगे, उन्हीं में उनको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मण के बारे में यदि कभी पूछे तो आप ऐसे व्याख्या कर देंगे। कुंजिका आपने समझ लिया है। कुंजिका का अर्थ होता है चाबी। वेदों को समझने की चाबी ही ब्राह्मण है। याद रखेंगे कि यह ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, यह ग्रंथ वाला ब्राह्मण है। अगला टॉपिक लिखिए, अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक।
इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे, 4 देकर लिखेंगे। देखिए, जंगल में बैठकर दर्शन की बातें करना, जंगल में बैठकर दर्शन की बातें करना, जंगल में बैठकर दर्शन की बातें करना अरण्यक कहलाता है। जंगल में बैठकर दर्शन की बातें करना अरण्यक कहलाता है। अरण्यक कहलाता है। स्पष्ट हुआ? अब एक प्रश्न कई बार आता है कि दर्शन की बात कौन कर सकता है? इसका सीधा सीधा उत्तर है, जिसका पेट भरा हुआ हो। ध्यान रखिएगा, एक भूखा व्यक्ति कभी दर्शन की बात नहीं कर सकता। भूखा व्यक्ति सिर्फ रोटी की ही बात करेगा। तो इसीलिए जंगल जंगल में जाकर कौन बैठ सकता है? जिसका पेट भरा हुआ हो। उस समय में जो समाज के पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, जो विचारक किस्म के लोग रहे होंगे, जंगल में बैठकर फिलॉसफी की बातें किया करते थे। और उनकी जो फिलॉसफी है वो आज भी इस संसार को दिशा दिखाने की क्षमता रखती है। अगला टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद बहुत महत्व को हेडिंग बना लेंगे। उपनिषद। अरण्यक और उपनिषद में एक फर्क है, एक बेसिक अंतर। देखिए, गुरु के चरणों के निकट बैठकर, गुरु के चरणों के निकट बैठकर, गुरु के चरणों के निकट बैठकर दर्शन की बातें करना, गुरु के चरणों के निकट बैठकर दर्शन की बातें करना, दर्शन की बातें करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? 100। अगला पॉइंट लिख देंगे, इसकी संख्या 108 है। इसकी संख्या 108 है। इसकी संख्या 108 है। 108 है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए। इसे वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसे वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसे वेदांत के नाम से भी जानते हैं। स्पष्ट हुआ? वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का सार तत्व, निचोर, जीस्ट ऑफ द वेदास। इसे वेदों का जीस्ट कहा जाता है, तो ध्यान रखिए। आगे चलेंगे। अगला हेडिंग बनाकर लिखिए, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। राजेश जी, दिखाई पड़ रहा है क्या ये लिखा है?
एकदम क्लियर दिख रहा है। मुंडक उपनिषद से बना है मुंडकोपनिषद। इसमें लिखिए यह सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। एक शब्द है जो सभी लोग उससे परिचित हैं। सत्यमेव जयते। चर्चित शब्द है और भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी है। लिख लीजिए। इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सत्यमेव जयते का उल्लेख है। उल्लेख है जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी है। जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी है। इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य भी है। आदर्श वाक्य भी है। अंकुर जी। आवाज जा रही है राजेश जी, एक बार क्लियर कर दें। एक बार देखिए तो। अब मैं। अब आ रही है। एक बटन म्यूट का दिया है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कॉल वगैरह एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैठ कर बहुत पॉकेट में रखना। मुख्य बातों पर आते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था उपनिषदों की। हमने अभी लिखा कि सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का राष्ट्रीय वाक्य है उसका उल्लेख भी मुंडक उपनिषद में ही। यहां तक हो गया है। अगला टॉपिक लिखिए। बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद। इसके बारे में एक तथ्य कौन बताएंगे? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का उल्लेख है। हैंड रेज करेंगे पहले जिनको आता होगा। सुनाइए। एक हैंड रेज हुआ है, सुनाइए। वेरी गुड। इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है, ये कभी नहीं भूलना है, और पूछा गया क्वेश्चन। लिख लीजिए। देखिए इसमें
पुनर्जन्म का उल्लेख है। इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है। इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। हाँ हाँ। हाँ, आप कॉल उठा लीजिए। मैं एक अगले बिंदु की चर्चा करूंगा। मुंडक उपनिषद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य को भी हम लिखेंगे। मांडुक्य उपनिषद, ये हेडिंग होगा। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य, पहले इसे समझ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसमें भी। मुंडक और मांडुक्य दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। देखिए, दुनिया में कई धर्म हैं। जब हम भारतीय साहित्य के अलावा यूरोपियन साहित्यों को पढ़ते हैं, तो अपना अलग ही धर्म है और उनके देवता भी अलग अलग हैं। लेकिन एक जो अवधारणा है, आत्मा की अवधारणा, कुछ धर्मों को छोड़कर दुनिया के कमोबेश सभी धर्मों में आत्मा की अवधारणा है। और कहा जाता है कि मांडुक्य उपनिषद में चेतना, चेतना यानी आत्मा की चार अवस्थाओं का वर्णन है। वैसे भी आप यदि गौर करेंगे तो आत्मा की चार ही अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक अवस्था क्या है? जागृत। जैसे अभी हम सब जगे हुए हैं, कक्षा में बैठे हैं, तो यह जागृत अवस्था है। एक अवस्था है स्वप्न की अवस्था। एक अवस्था क्या है? सुषुप्ति की अवस्था। अलग अलग है। स्वप्न में आप सोए हुए में भी क्या होते हैं? विचारों में घूम रहे होते हैं। लेकिन सुषुप्त अवस्था में आप एकदम अधमरे हैं, अर्ध जीवित हैं। यानी शरीर तो जीवित है, लेकिन सांस को छोड़ दिया जाए तो निष्क्रिय ही है। और एक होता है तुरीय अवस्था। ध्यान दीजिएगा, तुरीय अवस्था इन सबसे अलग है। कुछ गिने चुने लोग इस अवस्था का बोध कर सकते हैं, ध्यान देंगे। चेतना की जो चारों अवस्था है, उस अवस्था की चर्चा मांडुक्य उपनिषद में है। लिख लीजिए। देखिए, इसमें इसमें आत्मा या चेतना की इसमें आत्मा या चेतना की इसमें आत्मा या चेतना की चार अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें आत्मा या चेतना की चार अवस्थाओं का वर्णन है। चार अवस्थाओं का वर्णन है। चार अवस्थाओं का वर्णन है। जैसे जैसे
जागृत, कि मैं लिख देता हूं यहाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था स्पष्ट है। अब आपने चार अवस्था का भी ज्ञान पा लिया, थोड़ा बहुत मनोविज्ञान भी पढ़ लिया। याद रखेंगे कि वेद आज के लगभग विज्ञानों की जननी है। लगभग का जड़ वेदों से होकर ही गुजरता है, जिसमें एक मनोविज्ञान भी है। इसमें एक लाइन और ऐड कीजिए। देखिए इसमें इसमें ओम की, ओम समझते हैं? इसमें ओम की विलक्षण व्याख्या, इसमें ओम की विलक्षण व्याख्या, ओम की विलक्षण व्याख्या तथा तथा सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन है। तथा सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन है। सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन है। सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन है। स्पष्ट हुआ? आपने भी देख लिया कि जहां मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है, वहां मांडुक्य उपनिषद में सत्यम शिवम का वर्णन भी है। और मांडुक्य उपनिषद में जो जीवन या आत्मा की जो चेतना है, जीवन की आत्मा, उसकी चारों अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन है, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्थाओं की चर्चा है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। हम एक आध और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा जावला। जावला उपनिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार पीसीएस के संदर्भ में तो कुछ भी गए हैं इस जावला उपनिषद। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जावला क्यों महत्वपूर्ण है, बात करते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की है कि जो वैदिक सिद्धांत हैं, आज के विकसित युग में भी समाज को दशा और दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यातव्य है कि आपने चार आश्रम की चर्चा बार बार सुनी है। उसमें कहते हैं कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अविवाहित है और अपने भविष्य के लिए प्रयास करता है, सीखता है, विद्याध्ययन करता है और अपने आप को एक कामयाब मनुष्य के बनाने की दिशा में अग्रसारित करता है। तो पहला जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पश्चात गृहस्थ, जो विवाह करके घर बसाया जाता है उसे गृहस्थ कहते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ, वन से बना है वान, वानप्रस्थ, और अंत में संन्यास। इन चारों आश्रमों की चर्चा जावला उपनिषद में की गई है। मैं समझता हूं कि सदैव इसको याद रखना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। लिख लीजिए,
इसमें इसमें 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। इसमें 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम और संन्यास आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। यहाँ तक समझने में आप में से किसी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामान्य जीवन से जुड़ी बातें हैं, बस संज्ञान में धारित करके रखिएगा। जब भी परीक्षा का समय आए तो एक एक बातें याद हों, क्योंकि एक एक नंबर इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप एक एक नंबर यदि बढ़ाते हैं तो अंत में कट ऑफ के पास जाकर एक एक नंबर कई कई हजार रैंकों में तब्दील हो जाता है। आपकी शार्पनेस मेंटेन रहेगी तो निश्चित रूप से आप उस समय compete कर पाने की स्थिति और आपका चयन सुनिश्चित। नेक्स्ट देखिए, छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। इसमें एक लाइन याद रख लीजिए। देखिए, इसमें ब्रह्म की चर्चा है। इसमें ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म की चर्चा है। फर्स्ट हुआ। स्टैटिक जीएस में आज का लास्ट तथ्य लिखिए। कठोपनिषद। 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 इसमें क्या है? एक बहुत प्रसिद्ध चीज की चर्चा है। वेरी गुड। नचिकेता और यम संवाद। नचिकेता एक बालक होता है, बालक है, और उसकी कथा है, आपने कक्षा 8वीं में जरूर पढ़ा होगा, बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी दिया हुआ है। वह जब यमराज के पास पहुंचता है, यम से जीवन के गूढ़ विषयों पर बात करता है, आत्मा का रहस्य पूछता है, और यम उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। काफी लंबी कथा है, आप कभी पढ़िएगा तो काफी आनंद आएगा। तो यम नचिकेता का संवाद इसी में है, लिख लीजिए। देखिए, इसमें इसमें यम नचिकेता इसमें यम नचिकेता संवाद की चर्चा है। इसमें यम नचिकेता संवाद की चर्चा है। यम नचिकेता संवाद की चर्चा है। हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें मैं आपके समक्ष ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य अंतर है
डिफरेंसेस हैं, उसकी कक्षा को लेकर आऊँगा और इस श्रृंखला में जो और मुख्य बातें लगेंगी की चर्चा मैं करूँगा। और लास्ट में बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से हम हर अध्याय की समाप्ति करते हैं। इस अध्याय में भी लगभग 15 से 20 कम से कम बूस्टर फैक्ट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आप वनडे एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। और बीपीएससी ही नहीं बल्कि आप राज्य अथवा देश की कोई भी परीक्षा देंगे तो इस स्तर के जीएस की यदि आपकी तैयारी होगी तो निश्चित तौर पर आपका जो अंक होगा तो क्वालिफाई वाले लिस्ट में दिखेगा। राजेश जी बताइए, आपने क्या महसूस किया है अब तक? कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते चलते हैं और हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन जब शार्प तथ्य हमसे पूछे जाते हैं तो कई बार हम रुक जाते हैं। तो यदि उन जगहों पर नहीं रुकेंगे और हनुमान चालीसा की भांति इसको याद कर लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। बस ध्यान ये रखिएगा कि सदैव से, जब से भारत परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है, परीक्षाओं के कुछ निश्चित खंड हैं, निश्चित आयाम हैं और कुछ निश्चित रणनीतियां हैं। संक्षेप में वो रणनीति ये है कि यदि आप और भी कोई परीक्षा देते हैं और उसमें मैथमेटिक्स की बात कीजिए, एसएससी सीजीएल के स्तर का मैथ, बैंक पीओ स्तर की रीजनिंग, बैंकिंग लेवल की इंग्लिश और सिविल सेवा के स्तर की यदि आपकी जीएस हो, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा को एक बार में निकाल सकते हैं और यह ट्रेंड कभी नहीं बदलेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने की शुरुआत हो जाएगी, उसके आगे तक आयोग भी रिसर्च नहीं कर पाया है कि क्या पूछेगा। तो यदि इतना आप तैयार रखते हैं, और याद रखिएगा कि जीएस में करंट अफेयर्स को कभी नहीं भूलिएगा। करंट एक ऐसी चीज है जो यदि आपने 10 दिन भी छोड़ दिया तो लय से उतर जाता है। जैसे अभी हाल ही में आज भी मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया था कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। अब देखिए मैं पूछता हूँ, ज्योति कुमारी जी जल्दी बताइए। वेरी गुड। आरिफ मोहम्मद खान। किसका स्थान लिया है इन्होंने? राजेंद्र आर्लेकर। वेरी गुड। देखिए तैयार है। तो जब भी कोई तथ्य बदलता है तुरंत अपडेट कर लीजिए और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। दो रास्ते हैं। मैं कहता भी हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन ये लगा है कि आप खुद में इतना मोटिवेटेड हो सके तो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि बने बनाए तथ्य, संकलित तथ्य आप तक पहुंच जाते हैं। और मेरे कक्षा में जो पढ़ने पढ़ाने की रणनीति है उसमें मैं लेखन पर बहुत अधिक फोकस करता हूँ, क्योंकि यही लेखन आपको मेंस की तैयारी में मदद करता है और क्रिएटिव बनाता है। शब्दों का चयन बहुत माप तौल कर किया जाता है ताकि इतने बेहतर शब्द हों ताकि जब आप प्रेजेंट करें, समक्ष पाठक बैठे हैं उनको ऐसा लगे कि एक अधिकारी की भाषा का संस्तर है। निश्चित तौर पर जीएस का मुख्य हिस्सा और अहम हिस्सा करंट अफेयर्स है। जीएस आज का जो जीएस है वो करंट के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी आप इसे सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि जो आप पढ़ते हैं अप्लाई कहाँ करते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या आप उसे इकोनॉमी में अप्लाई करके देख सकते हैं? जाहिर सी बात है। यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ का जीवन यापन कठिन होगा। मैदानी क्षेत्र है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था का के विस्तार की संभावना वहाँ बहुत अधिक होगी। तो ये एक छोटा सा अनुप्रयोग मैंने आपको बताया है। इस जब हम करंट की क्लास अभी शुरू करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको बार बार इसके अनुप्रयोगों से अवगत होने का मौका मिलेगा। बिहार करंट में हम मार्च में चल रहे थे, अपनी दूसरी कॉपी आप निकाल लेंगे और बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2024 की शुरुआत करेंगे आज। कुछ तथ्य इसमें हमने लिखवा दिए हैं। जिस तथ्यों पर आज तैयार हो जाइए, आपके पास 15 सेकंड का समय।
उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार हो गए होंगे। पिछली कक्षा में हमने मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की में कई बिंदुओं की चर्चा की थी और मैंने आपसे कह दिया था कि यदि आप 2023 से लेकर चलते हैं, आने वाले 2025 में जो बीपीएससी की परीक्षा होगी, वहां आप लगभग प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूं। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि बिहार में 63 जगहों पर नए आरओबी बनाए जाएंगे, रेलवे ओवरब्रिज। इसकी चर्चा हो चुकी थी। मैंने आपसे इस कड़ी में कहा था कि मीठी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों का 17 17 जिलों का चयन मधुमक्खी पालन के लिए किया गया है। आपने पूर्व में हरित क्रांति को पढ़ा है, आपने श्वेत क्रांति को पढ़ा है। अब एक नई क्रांति आ गई, मीठी क्रांति। मीठी क्रांति का मतलब ही है शहद उत्पादन। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण बिंदु और मैंने आपको लिखाया था कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाए जाने की तैयारी है। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसको भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाए जाने की तैयारी है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल ही में 2020 में मास्टर प्लान के तहत अपनी मंजूरी प्रदान की थी। हमने इस कड़ी में खेलो इंडिया केंद्र की बात की और कहा कि 33 जिलों में बिहार में इसकी स्थापना की जानी है। इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के पटना शहर के विद्यापति भवन में इसका आयोजन किया गया और इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर सम्मान समारोह 2023 का भी आयोजन किया गया। आप इन तथ्यों को याद रखेंगे। मैंने बता दिया था कि इस कार्यक्रम में 150 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। गंगा जल आपूर्ति योजना की हमने चर्चा की, गया जी डैम की बात की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि 28 फरवरी 2023 का बजट विजय कुमार चौधरी जी ने पेश किया था, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन की चर्चा की, जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। इस तरह से हमने 10-15 बिंदुओं को आप तक पहुंचाने का कार्य किया। आज हम पटना मेट्रो के आगे के बिंदु में शुरुआत करते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु लिखेंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय वर्ष 2022-23 की 22-23 की तीसरी तिमाही के अंत में तीसरी तिमाही के अंत में तीसरी तिमाही के अंत में बिहार का ऋण जमा अनुपात बिहार का ऋण जमा अनुपात 54.25% है। 54.25% है। 25% है। याद रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु, अगला बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए बिहार से एक बार दोबारा बताइए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बिहार से बिहार से स्वच्छ सुजल बिहार से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 2023 से 2023 से मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर के बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। एक लाइन जोड़ दीजिए इसमें। कोई बताएंगे कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है और यह पुरस्कार क्यों मिलता है? स्वच्छ सुजल याद रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो मोड में आकर देखिए। आज का जो समय है वह प्लास्टिक की चुनौतियों से गुजर रहा है और आज की दुनिया में यदि सबसे बड़ी चुनौती है किसी चीज़ को गलाना तो वो प्लास्टिक है। और आप देखेंगे कि प्लास्टिक के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई योजनाओं को चलाया है। इन्हीं ने आप में से यदि देखा होगा तो देखिएगा कि यदि आप कचरा फेंकेंगे पैसा मिलता है। किसी ने देखा है? दिया जाता है। कई राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयासरत हैं कि एक बैंक बनाया गया है जिसमें कचरा फेंकते ही जितना अधिक कचरा फेंकेंगे उसके एवज में उतना अधिक पैसा आपको मिलता है। वो पैसा 100 में ही है, लेकिन एक प्रोत्साहन है कि 2 में क्या होगा। भारत में तो ऐसा ही है कि एक बार सरकार ने कोई योजना चला दिया कि इसमें पैसा मिलता है तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा, करेगा, लाइन लगा देगा। सरकार को भी पता है। मैंने देखा था अभी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चलाया और उसमें लोग बोरा भर भर के प्लास्टिक ला रहे हैं और उसमें उड़ेल देते हैं। तो दूसरे साइड में एक मशीन लगी है जिसमें से इतना उसका होना चाहिए वाजिब मूल्य के हिसाब से पैसा मिलता है। बड़ी शानदार पहल है। इनको जो मिला है बबीता गुप्ता को, ये मुजफ्फरपुर बिहार की हैं और 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने इनको अवार्ड दिया था प्लास्टिक कचरे के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। इन्होंने क्या किया, तो प्लास्टिक कचरे से आकर्षक सामान बनाए के एवज में इन्हें पुरस्कार मिला था। एक लाइन जोड़ दीजिए उसमें, ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए। लिखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिला था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिला था। महत्वपूर्ण तो है ही। जाहिर सी बात है कि अपशिष्ट प्रबंधन की बात होगी तो ऑलरेडी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब डेल्टा चैंपियन रैंकिंग की चर्चा मैंने 2 बार कर दी है। पिछले करंट के सत्र में भी डेल्टा चैंपियन रैंकिंग की मैंने चर्चा कर दी है।
तो डेल्टा चैंपियनशिप में जिसका भी नाम आएगा उसको ध्यान रखिएगा। आगे भी एसडीजी इंडेक्स में जो परिवर्तन होंगे उसको भी ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग द्वारा जारी जारी जनवरी 2023 जनवरी 2023 23 चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग, चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग रैंकिंग में बिहार के खगड़िया जिला ने बिहार के खगड़िया जिला ने बिहार के खगड़िया जिला ने प्रथम स्थान बिहार के खगड़िया जिला ने प्रथम स्थान, जबकि जबकि शेखपुरा चौथे स्थान पर है। जबकि शेखपुरा चौथे स्थान पर है। एक एक लाइन को याद रखना है कि डेल्टा रैंकिंग में यदि कोई राज्य ऊपर नीचे हो जाए तो निश्चित रूप से याद रखिए। और मैंने लिखवा दिया था, कोई बता सकते हैं मुझे कि कितने जिलों ने भाग लिया था इसमें? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेर पार्टिसिपेटेड इन द डेल्टा चैंपियनशिप? 112 लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। देखिए, 112 जिलों ने भाग लिया था। एक 112 जिलों ने हिस्सा लिया था। ध्यान रखेंगे कि यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में, AQI के मामले में बिहार का कोई भी शहर आ गया या भारत का भी आ गया, चर्चा में रहा, जैसे भी विश्व स्तर पर लाहौर चर्चा में रहा, कहा गया कि 1500 AQI चला गया है, यानी फेफड़े में आग लग जाने की बात है। ध्यान रखिएगा, 1500 AQI का मतलब होता है फेफड़े से धुआं निकलना। फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान जीने की क्षमता रखता है। अभी दिल्ली में एक विवाद हुआ कि भारतीय जो मशीनें लगी हैं AQI के लिए, जानबूझकर कम AQI दिखा रही हैं, जबकि जो विदेशी मशीनें विदेश मंत्रालयों के राजदूतावासों में लगी हैं वो ज़्यादा दिखा रही हैं। वो दिखा रही हैं 1100, भारत का दिखा रहे 650। हो सकता है कि जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो ताकि विश्वास बना रहे कि ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, एक दो दिन ऐसा लगा आंखों में जलन हो रही है, इतनी खराब एयर क्वालिटी। तो जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होगी, जिन शहरों का नाम चमकेगा वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए, इसको ध्यान रखिए। लिख लीजिए। देखिए, स्विस एजेंसी स्विस एजेंसी IQ एयर, क्या नाम है उसका? IQ एयर, स्विस एजेंसी IQ एयर द्वारा जारी
वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। बिहार के 7 शहर शामिल हैं। बिहार के 7 शहर शामिल हैं। जैसे पटना, पटना, दरभंगा, दरभंगा, गया, गया, भागलपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर। लिख लिया। अब इन शहरों के बारे में पूछा जा सकता है। ये 2023 का आंकड़ा मैं आपको लिखा रहा हूँ, 24 के आंकड़े में जब आएंगे तो 24 का भी लिख लेंगे। वर्षवार याद रखिएगा, बीपीएससी है, कुछ भी पूछ दे। इस बार तो कई दिग्गज दावा कर रहे हैं। मैंने आज देखा कि अब तो मैंने भी एक चैनल बना दिया है और बहुत सारी बातें आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन मैं देखता हूं कि जिन लोगों के जीवन में एक भी रिजल्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो वहां से एक चैनल ने दावा किया कि बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार हलवे के बराबर था। मैं कहता हूं कि इसका कोई औचित्य है? माना कि परीक्षा में कदाचार हुआ, लेकिन यदि क्वेश्चन आसान ही होता, पीटी में कौन सा मार्क्स कंसीडर होना है, इसी में टॉप करते, कट ऑफ ऊपर चला जाता। यदि प्रश्न बहुत भारी होता तो जनमानस के लिए भारी होता। एक बात का सदैव ध्यान रखेंगे, कभी भी यदि ऐसे वीडियो आ जाए कि प्रश्न बड़ा हल्का था, एक शिक्षक बना रही थी वीडियो में देख रहा था, उन्होंने लिखा कि मैं बोला कि प्रश्न इतने आसान थे, इससे क्या अधिकारी के गुण की जांच हो पाएगी। मन तो हुआ कि लिख दूं, अधिकारी के गुणों की जांच साक्षात्कार में की जाती है, मेंस में की जाती है, में अधिकारी के गुणों की जांच कैसे हो पाएगी? ध्यान रखिएगा, आप भी अधिकारी बनने वाले हैं, अब दिमाग को एकदम ब्रॉड बना कर रखिए। अध्यक्ष के भांति सोच, अध्यक्ष ने क्या सोचा हो, ठीक है, चेयरमैन ने क्या सोचा हो, ये सोचा हो। पीटी में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रण देते हैं और जब लोग आ जाएंगे तो फिर मेंस में चुन लिया जाएगा, साक्षात्कार तक बहुत को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यह मुख्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता देता हूँ, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, ना बहुत सारी किताबें पढ़िए और ना बहुत सारे चैनल्स देखिए, और रील तो बिल्कुल मत देखिए। तो ओरिजिनल टॉपर्स हैं सिविल सेवाओं के, उनके कथनों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा था, राजेश जी जानते भी हैं, रील्स देखकर मैंने यह सीखा कि रील नहीं देखना चाहिए। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब मैंने डीएसएसबी कंप्लीट किया, मैं आपको बता दूं कि उस परीक्षा के तैयारी के दौरान मैंने 1 महीने तैयारी की थी और मैंने कुछ नहीं देखा। और जिन जिन परीक्षाओं में मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ मतलब बिना मतलब के ओवर थिंकिंग करना और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेना और भयभीत हो जाना, और लास्ट में इतना भयभीत हो जाना अंत में कि गिर जाना, हिम्मत ना करना उसके बाद कि मैं ये दूं या ना दूं। जिन जिन परीक्षाओं में मैंने खूब ज्ञान अर्जित किए, वहां मुझे असफलता मिली।
और जहाँ मैंने सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर लिया और जाकर वही किसान वाली बात, नदी को आर पार कर लिया, तो वहाँ पाँव पत्थर के नहीं हुए। लेकिन जहाँ जहाँ ज्योतिषी बना वहाँ वहाँ क्या हुआ, चरण पत्थर के हो गए। दोबारा देखा तो दोबारा पत्थर के हो गए। आत्मविश्वास अज्ञानता में छिपा है। इन बिंदुओं पर अज्ञानी बने रहिएगा, इन बिंदुओं पर, भटकने वाले बिंदुओं पर जो है। ना पढ़ लिया, काफी पढ़ लिया, एक चीज को 1000 बार पढ़ लीजिए, ये क्षमता है। मैं आगे चलूंगा। मैं जीएस की इस कड़ी में प्रदूषित शहरों की बात कर रहा था। 7 शहर मैंने आपको लिखा है। एक बात याद रखेंगे, यही तो संस्था है IQ एयर, ये स्विस संस्था है, लिखवा भी दिया है। इसने 2022 में इस बात का दावा किया कि भारत दुनिया का 8वां सबसे पॉल्यूटेड शहर है। 8वां। याद रखेंगे कि दुनिया में लगभग 200 के आसपास देश हैं, लगभग। इसमें क्षेत्रफल में भी हम कितने नंबर पर में हैं? 7वें नंबर पर। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम 7वें स्थान पर हैं। प्रदूषण में 8वें स्थान पर हैं। आबादी में पहले स्थान पर हैं। हम चर्चा में बने रहते हैं और सकारात्मक कारणों से आजकल हम कम और नकारात्मक कारणों से अधिक चर्चा में। ध्यान देंगे इस चीज तो लिख लीजिए, इसी में जोड़ कर लिख दीजिए। लिखिए, स्विस IQ एयर ने, स्विस IQ एयर ने, स्विस IQ एयर ने 2022 में 2022 में भारत को भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर बताया है, सॉरी देश बताया है। भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित, 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया। एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछ, हाल ही में एक महिला है, बिहार के सहरसा जिले की है, और माउंट किलिमंजारो पर केवल 36 घंटे में चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम था? लिख लीजिए, सकता है और पूछ भी देता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम कभी पूछा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। लिखिए, माउंट किलिमंजारो पर, माउंट किलिमंजारो पर माउंट किलिमंजारो पर इनका माइक ऑन है, एक बार देख लीजिए। 36 घंटे में, माउंट किलिमंजारो पर 36 घंटे में चढ़ाई करने वाली, चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा बन गई है। पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा बन गई है, जो सहरसा जिले की है। जो सहरसा जिले की है। जो सहरसा जिले की है।
ब्रैकेट में 19,341 फीट। 19,341 फीट। 19,341 फीट। 19,341 फीट। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। देखिए, लक्ष्मी झा ने 2022 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। लक्ष्मी झा ने 2022 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था। आप देखिएगा, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी वाला इस बार किताब का नाम पूछा था। बीपीएससी जो चर्चा में पुस्तक होते हैं, जैसे नीतीश कुमार की जीवनी पर किताब किसने लिखी है, राजेश जी? जल्दी बताइए। निरंजन जी, कोई सुनाइए जल्दी। क्या नाम है? कौन सुनाएंगे? कुमार वरुण, ये सही उत्तर। क्या लिखा है उन्होंने? सभी को होमवर्क देता हूँ, अपनी कॉपी देख कर ये तुरंत भूल गए, जबकि इतनी महत्वपूर्ण किताब थी। एक बार जनवरी वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? किताब दोहरा लेंगे। इसमें बहुत कई लोग सीरियस हो गए हैं, काफी तनाव में आ गए हैं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं, बस एक बार यूं ही देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपने 5 दिन से नहीं देखा है या 7 दिनों से। एक बार यदि आप देख लेंगे तो संज्ञान में रहेगा। और देखिए, ऐसा है करंट में भी आपको एक आइडिया लग जाएगा किन किन बातों को बार बार देख लेना चाहिए। वैसे ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कॉपी हो तो एक बार जल्दी से पलटा के देख के कोई बताइए सबसे पहले कौन बताते हैं। ये भी एक प्रतियोगिता है। वेरी गुड। प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार था, है ना? बहुत बढ़िया। प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, कुमार वरुण ने लिखा है, तो याद रखिएगा। अभी एक किताब है आपके सामने, बिहार दैट वाज एंड नाउ, माने बिहार तब और अब। कॉफी टेबल बुक कहते हैं इसे। इस किताब को बोलते हैं कॉफी टेबल बुक। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कॉफी पीते पीते इस किताब को पढ़ा जा सकता है। कॉफी टेबल बुक, बिहार दैट वाज एंड नाउ। इसके लेखक कौन है? रघु राय और उषा राय। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक। बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ। बिहार दैट वाज एंड नाउ। बिहार दैट वाज एंड नाउ के लेखक, रघु राय और उषा राय हैं। रघु राय एवं उषा राय हैं। रघु राय एवं उषा राय हैं। उषा रॉय हैं।
एक लाइन जोड़ दीजिए। देखिए, पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित, सम्मानित रघु राय, रघु रॉय एवं एवं उनकी पत्नी, एवं उनकी पत्नी उषा रॉय, पद्मश्री से सम्मानित रघु रॉय एवं उनकी पत्नी उषा रॉय, उषा रॉय द्वारा रचित, द्वारा रचित इस पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन विमोचन सीएम नीतीश कुमार ने किया, सीएम नीतीश कुमार ने किया। किया। यह लिखवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इसमें समग्र बिहार के समग्रता के साथ फोटोग्राफ्स का संकलन है। मतलब इतनी बेहतरीन फोटोग्राफी है दी हुई, जो बिहार के पूर्व और वर्तमान की अवस्थिति को दर्शाती है। आप इसे ध्यान रख लेंगे, वैसे इतना गहराई से नहीं पूछेगा। यदि आपको दोनों रॉय याद रह जाए तो भी आपका परीक्षा में सही हो जाएगा। रघु और उषा यदि भूल भी गए तो भी सही होने की बहुत संभावना रहेगी। रघु रॉय और उषा रॉय, रघु रॉय पद्मश्री अवार्डेड भी हैं, तो भी संज्ञान में रखना। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि मार्च में हमें 2 कक्षाओं की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मार्च में बहुत सारे टॉपिक होंगे। और अब चूंकि कक्षा ऑलरेडी लाइव आ चुकी है, अब आपको एक बेहतर क्लासरूम की फीलिंग आज से प्राप्त होगी, महसूस होगा, अनुभूति होगी। अब मैं एक एक अभ्यर्थी से थोड़ा बहुत फीडबैक ले लेता हूँ, 1-2 अभ्यर्थियों से, और फिर हम सेशन को समाप्त कर देंगे। अर्जुन जी, एक बार सामने आ जाइए। निरंजन जी, आज की कक्षा कैसी रही? कोई, जैसे बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ, यह आप तक पहुँच पा रही है? राजेश जी, ज्योति जी, कल हम जब कक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो वैदिक सभ्यता की कड़ी में हम अंतर को देखेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी कह दिया है कि स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स की कक्षा लगातार चलती रहेगी, ताकि आपकी तैयारी एक पूर्णता की तरफ हो। वैसे तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन हर एक परीक्षा की तैयारी को एक तकनीकी अंत दिया जाता है। तकनीकी अंत का अर्थ है कि रिजल्ट आ जाना, जिसमें हमारा चयन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अब धीरे धीरे क्विट हो सकता है।